कोशिश कीजिए दोस्तों कहीं शांत जगह पे बैठिए और आराम से सिर्फ बातों को सुनिए। सुनते सुनते भी बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। यदि आप लोग मॉक टेस्ट नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल अगला दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे सूरदास जी जन्म से अंधे थे, यानी कि जन्म से अंधे को हम एक नाम से किस नाम से बुला सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है ग्रामर में इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो यहाँ पे जन्म से अंधे इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी उन्हें क्या बोलते हैं, जन्मांध बोलते हैं। ठीक है, जन्मांध बोलते हैं। जैसे सूरदास जी जन्मांध थे तो ये भी बोल सकते हैं, या सूरदास जी जन्म से अंधे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जन्म से अंधे का मतलब हो गया जन्मांध। तो ऑप्शन डी लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, तीसरा सवाल बोल रहे हैं आपसे, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दें ताकि आपको ऑप्शन दिखे। देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, आपको त्रुटि बताना है। कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है। अच्छा, तो आपको बताना है इन पूरे लाइन में त्रुटि कहाँ पे, गलतियाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, मौका मिल जाती है, ये क्या है, इनकरेक्ट वाक्य। ठीक है, तो बी लगाइएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलिए, चौथा नंबर में बोला जा रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देश को डैश से बचना चाहिए, यानी कि यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी जयचंदों से बचना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे लगाइएगा डी, आपका करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पाँचवें नंबर में पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छा, जो सप्ताह में एक बार होता हो, जो सप्ताह में एक बार होता हो उसे हम किस नाम से बोल सकते हैं। दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, उसे हम साप्ताहिक बोलेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जो सप्ताह में एक बार होता हो साप्ताहिक बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, छठा सवाल बोल जा रहा है, चरण कमल कौन सा समास है। चरण कमल में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है, चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए सातवां सवाल कहा जा रहा है, अंश का विशेषण क्या होगा। ये जो अंश दिख रहा है इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी आंशिक हो जाएगा। ठीक है, अंश का विशेषण क्या हो जाएगा, आंशिक। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 8 नंबर में बोला जा रहा है, नवग्रह में कौन सा समास है, आपको नवग्रह में समास बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे लगाइएगा डी, आपका करेक्ट होगा, द्विगु समास है। ठीक है, नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु, चूंकि प्रथम खंड जो है आपका वो संख्यावाचक दिख रहा है ना, नव यानी 9। ठीक है, तो राइट आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए सवाल है आपका, आप भला दुनिया भली, आप भला दुनिया भली में आप जो है सर्वनाम का उदाहरण है, कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा सी, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 10 नंबर में मुहावरा पूछा जा रहा है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताना है आपको। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, यानी शिकायत करना है ना, कान भरना का मतलब क्या हो गया, शिकायत करना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, मेघ के समान गर्जन करने वाले, मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, आपका करेक्ट होगा मेघनाद। ठीक है, मेघनाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघ के समान गर्जन करने वाले मेघनाद कहलाएंगे। अगले सवाल पे चलिए, निम्नलिखित में से उभयलिंग कौन सा शब्द है। उभयलिंग शब्द को चयन करना है आपको। ठीक है, बताना है इसमें से उभयलिंग कौन है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा बी, आत्मा क्या है, एक उभयलिंग शब्द है। ठीक है, आत्मा आपका क्या हो जाएगा, उभयलिंग। तो यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 13 नंबर में बोला जा रहा है, दाल भात में मूसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे बी लगाइएगा, क्या हो जाएगा, बिना मतलब दखल देना है ना, दाल भात में मूसलचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी बिना मतलब दखल देना। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 14 नंबर का पूछा जा रहा है, मुट्ठी गर्म होना मुहावरा का अर्थ आपको बताना है कि मुट्ठी गर्म होना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी, यानी रिश्वत मिलना है ना, मुट्ठी गर्म होना, रिश्वत मिल जाना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल पे 15 नंबर बोला जा रहा है, शब्द शक्तियों की संख्या है, कितनी संख्या है ये आपको बताना है कि शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा बी, यानी कि 3 संख्याएं। ठीक है, आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, बी, 3 संख्याएं शब्द शक्तियों की। चलते हैं अगले सवाल पे, उपमा में अलंकार कौन सा छुपा हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताना है उपमा में अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा, चंद्रमुख अलंकार है। ठीक है, चंद्रमुख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपमा में कौन सा अलंकार है, चंद्रमुख। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 17 में बोला जा रहा है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं, आपको बताना है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है।
दोस्तों राइट आंसर लगेगा आपका सी करेक्ट होगा, यानी जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा रहा है छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगेगा बी आपका करेक्ट होगा, तुक बोलते हैं इसको। ठीक है, तुक बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे बोला जा रहा है 19 नंबर में। देखिए सवाल है आपका, कामायनी के अंतिम सर्ग में शीर्षक क्या हो सकता है? ये आपसे पूछा गया है। कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा आपका करेक्ट बी होगा, यानी कि आनंद। ठीक है, आनंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कामायनी। अगले सवाल पे चलिए। 20 नंबर में बोला गया है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस क्या है? ये आपसे पूछा गया कि नाट्य शास्त्रकारों द्वारा। ठीक है, दोस्तों राइट आंसर डी लगेगा, विभत्स रस। ठीक है, आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? डी, यानी कि विभत्स रस हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। किस नंबर में बोला जा रहा है, सोहत ओढ़े पीठ पथ श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आपत परयो प्रभात। बताना इसमें अलंकार कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा आपका करेक्ट होगा सी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर सी लगाइएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए। 22 नंबर बोला जा रहा है, माला फेरित युग गया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। बताना है आपको इसमें अलंकार कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 23 नंबर में बोला जा रहा है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, यानी कि गणों के समायोजन द्वारा। ठीक है, गणों के समायोजन द्वारा क्या होता है? छंद की रचना होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 24 नंबर में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना इनमें से कौन सा है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। अगला दिया गया, फल को पका हुआ होना चाहिए। अच्छा, इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए। और अगला बोला गया है, इस कार्य को करते हुए मोहन को कई महीने हो गए। इसमें से शुद्ध कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा सी, जो है यह क्या है? एक शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों अशुद्ध है। इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए, ये क्या है? एक शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों जो आपको ऊपर और नीचे दिख रहा है वो इनकरेक्ट वाक्य है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और अगला यहाँ पे आपका आ गया गद्यांश वाला। ठीक है, तो गद्यांश में हम लोग क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, उसका स्वार्थ का संधि विच्छेद है। आपको बताना है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है गद्यांश पढ़ने का जरूरत नहीं है। जब गद्यांश आए तो बता दिए, पहले क्या कीजिए? क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया गया है, स्वार्थ का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो स्वार्थ वर्ड जो है कहीं पे यूज हुआ होगा इस गद्यांश में। ऊपर जो आपको गद्यांश दिख रहा था, तो क्या जरूरत है गद्यांश पढ़ने का, है ना। स्वार्थ को सिर्फ आपको उसका संधि विच्छेद बताना है। तो करेक्ट संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर सी लगाइएगा, स्व जोड़ अर्थ क्या हो जाएगा? स्वार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे सी करेक्ट होगा, स्व जोड़ अर्थ क्या हो जाएगा? स्वार्थ। चलते हैं साइंस पे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है। तो पहले सवाल हमको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए आपका सवाल दिया गया है विज्ञान का, दूध में वसा धारिता कम हो जाती है किस ऋतु में? आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर अपना लगाइएगा बी, यानी ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? दूध में जो है वसा की धारिता ना कम हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 72 नंबर में बोला जा रहा है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी आपका करेक्ट होगा, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए। 73 नंबर में बोला जा रहा है, प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी, 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे 1 से 1.5 लीटर भी दिया गया रहता है, वैसे ज़्यादातर आपको 1.5 लीटर मिलेगा। तो लगाइएगा आंसर आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए। और 74 नंबर का सवाल बोला जा रहा है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती है? आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा आपका ए करेक्ट होगा, यानी कि कम हो जाती है ना। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती? कम हो जाती। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। और अगला सवाल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो पहले सवाल को बड़ा कर लेते हैं। देखिए 75 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है आपसे, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह कौन सा पदार्थ है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, आयरन ऑक्साइड का होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 76 में बोला जा रहा है, निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त। ठीक है, सूर्य के अतिरिक्त बोला जा रहा है, यानी कि सूर्य को छोड़ करके
निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने सेकंड या फिर कितने मिनटों या कितने वर्षों में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा सी करेक्ट होगा, यानी कि 4.2 वर्षों में। ठीक है, 4.2 वर्षों में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पे चलिए, 77 नंबर में बोला जा रहा है आपसे, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है, बताना है आपको। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, यानी 10⁻⁻10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी लगाइएगा, 10⁻⁻10 परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। अगले सवाल पे चलिए, 78 नंबर में बोला जा रहा है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का प्रयोग होता है किसको पता करने के लिए, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा बी, यानी कि जीवाश्मों की आयु का पता करने के लिए ना, जीवाश्म की जो आयु होता है, जो पृथ्वी में पाया जाता है जीवाश्म, उसकी आयु का पता करने के लिए, उसका आयु का आकलन करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो कार्बन। ठीक है, रेडियो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 79 में बोला जा रहा है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किसका रोग है, ये आपसे पूछा गया, ब्रोंकाइटिस रोग। तो दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, फेफड़ों में होता है। ठीक है, फेफड़ों में कौन सा रोग होता है, ब्रोंकाइटिस रोग, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, यानी किस चीज़ के बचाव के लिए हमें बीसीजी का टीका दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लगाइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सी करेक्ट होगा, यानी कि क्षय रोग से बचाने के लिए, है ना। क्षय रोग से यदि हमें निजात पाना है तो किस चीज़ का टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 81 में बोला जा रहा है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि मलेरिया, है ना। मलेरिया सबसे अधिक तेज गति से फैलता है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ए मलेरिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 82 में बोला जा रहा है, घावों के शीघ्र भरने के लिए, यानी घावों को होगा यहाँ पे, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा बी, यानी कि विटामिन सी, है ना, जो त्वचा के लिए लाभदायक माना जाता है। तो घावों को भरने के लिए सबसे शीघ्र भरने के लिए सबसे सहायतामंद कौन सा विटामिन होता है, सी। ठीक है, राइट आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल बोला जा रहा है 83 नंबर में, आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी डीएनए। ठीक है, डीएनए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए लगाइएगा, डीएनए। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी तत्व या उत्तरदायी अणु कौन सा हो जाएगा, डीएनए, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल बोला जा रहा है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये सवाल। दोस्तों बी लगाइएगा, यानी क्या हो जाता है, घट जाता है ना। जब कोई व्यक्ति रात में सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 85 में बोला जा रहा है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या उत्सर्जित करता है, किस के, यानी तापमान बढ़ता है या फिर अवशोषण करती है उष्मा का, या फिर उसका तापमान घट जाता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर लगाइएगा आपका सी करेक्ट होगा, यानी क्या हो जाएगा, वह उष्मा का अवशोषण करती है ना। जब कोई वस्तु ठोस वस्तु जब पिघलती है तो क्या होती है, वह उष्मा का अवशोषण कर लेती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे आपका अगला सवाल दिया गया है, देखिए 86 नंबर का सवाल बोल जा रहा है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं, कौन सा होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण, या फिर सामान्य दर्पण होते हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका करेक्ट होगा ए, यानी कि अवतल दर्पण का काम करता है ना। सड़क की रोशनी के परावर्तक जो होते हैं वह साधारणतः अवतल दर्पण का कार्य करता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 87 में बोला जा रहा है, वात भट्टी। ठीक है, वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहा जाता है, बताना है आपको। तो दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा, ढलवां लोहा कहा जाता है। ठीक है, ढलवां लोहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल बोला गया 88 नंबर में, पौधे के जनन अवयव होता है, पौधे का जो जनन अवयव होता है क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, पुष्प होता है ना, सबको पता होगा, राइट आंसर डी लगाइएगा, पुष्प। ठीक है, पौधे जो है पुष्प के द्वारा जनन करते हैं। अगले सवाल पे चलिए, खाली स्थान दिया गया है, वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं जो यानी कि डैश जो है वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, जो कौन सा पौधा है जो कि वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका करेक्ट बी होगा, यानी कि लाइकेन। ठीक है, लाइकेन, यानी कि जहाँ पे वायु प्रदूषण हुआ है ना वहाँ पे लाइकेन उगता ही नहीं है, तो वैसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे अगर लाइकेन नहीं उग रहा है तो यहाँ पे क्या है, वायु का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 90 नंबर में बोला जा रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। ठीक है, तो यह वजन बराबर है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में किसके बराबर होगा 20 किलोग्राम, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 196 गुना 10⁵ डाइन। ठीक है, 196 गुना 196 गुना 10⁵ डाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लगाइएगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ से आपका जीके स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं पहला सवाल क्या कहा गया है। मर्रे नदी कहाँ बहती है, आपको बताना है कि जो मर्रे नदी है कहाँ पे बहती है। दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 92 में बोला जा रहा है शिवा समुद्रम पन बिजली योजना स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी फॉर कावेरी याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है ये आपको बताना है। कटनी में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा है। कटनी एरिया है, बोला जा रहा है वहाँ पे कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका करेक्ट होगा ए, यानी कि एक सीमेंट कारखाना स्थित है। ठीक है, कटनी में क्या स्थित है, एक सीमेंट कारखाना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 94 में पूछा जा रहा है भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा। निर्धन माने होता है गरीब। ठीक है, तो बताना है आपको। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा ए, बिहार, है ना। जहाँ पे भी गरीब का बात आता है तो हमारा बिहार ही याद आता है हमको। बिहार वैसे भी गरीब है लेकिन काफ़ी दिलदार है ना। तो राइट आंसर लगेगा दोस्तों बिहार। ठीक है, बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जय बिहार जरूर लिखिएगा जो बिहार से हैं। अगले सवाल पे चलिए। 1000 झीलों की भूमि, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। कहलाने वाला देश कौन है। दोस्तों सबको पता होगा, राइट आंसर ए लगेगा, फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, फिनलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 96 में बोला जा रहा है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है बताना है आपको दोस्तों। राइट आंसर डी लगाइएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा है। ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन के रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 97 में बोला जा रहा है काम यानी लिखी गई है किसके द्वारा, बताना है आपको दोस्तों। काम यानी किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा आपका ए करेक्ट होगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं और यहाँ से आपका अगला सवाल स्टार्ट हो रहा है। 98 में बोला जा रहा है आपका, पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए बोला गया है आवो जनजाति संबंधित है किस राज्य से, आपको बताना है आवो जनजाति कहाँ पे निवास करती है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगेगा, असम में, है ना। असम में निवास करती है कौन, आवो जनजाति। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए। 99 में बोला जा रहा है विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते थे। ये जो विश्वनाथ आनंद थे वह किस खेल में रुचि रखते थे, बताना है आपको। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा सी, यानी कि शतरंज में, है ना। शतरंज के खिलाड़ी कौन थे, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल पे 100 नंबर का सवाल है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है कौन सा है, ये आपको बताना है। शौर्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ भारत का किसको माना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा बी, यानी कि परमवीर चक्र, है ना। परमवीर चक्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 101 नंबर का सवाल है। फारनाडो कौलोर द मेलो किस देश के हैं, बताना। ये जो फारनाडो कौलोर द मेलो दिख रहा है किसी इंसान का नाम है। ठीक है, किसी एरिया का नाम नहीं है। बताना क्या आपको बताना है, फारनाडो कौलोर द मेलो जो है वह किस देश के निवासी हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा बी, यानी कि ब्राज़ील, है ना। बी फॉर ब्राज़ील याद रखिएगा, ब्राज़ील के निवासी हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल पे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों आ गया, क्या पूछा गया है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया ये सवाल, कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा ए, 10 दिसंबर को, है ना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 103 नंबर का सवाल है। एलिफेंट पास स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आज के मॉक टेस्ट में आ रहा है, बहुत बार आया है दोस्तों। सारे सवाल मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट ही है, तो लगाना है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा आपका बी, क्या हो जाएगा, श्रीलंका में। ठीक है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है, श्रीलंका में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 104 नंबर में बोला जा रहा है कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है, आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, डैन्यूब नदी। ठीक है, डैन्यूब नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लगेगा, डैन्यूब नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 105 नंबर में पूछा जा रहा है किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है, यानी ये जो किलिमंजारो पर्वत शिखर है कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा बिल्कुल ए करेक्ट होगा, तंजानिया में, है ना। तंजानिया में स्थित क्या है, किलिमंजारो। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 106 नंबर में बोला गया है स्थानीय पवन, स्थानीय पवन एक उदाहरण है कौन सा, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा डी आपका करेक्ट होगा, चीनूक। ठीक है, चीनूक बोला जाता है उसको। ठीक है, स्थानीय पवन एक उदाहरण है चीनूक, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 107 में बोला गया है गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या पूछा गया, प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है, यानी कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उपज करने वाला, है ना, देश बताना है आपको कौन सा करेक्ट होगा। तो बिल्कुल उसको राइट आंसर बी लगाइएगा, चीन, है ना। चीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर जो गेहूं का उपज है सबसे अधिक कहाँ होता है, चीन में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 108 नंबर बोला जा रहा है मर्डेका कप संबंधित है किससे, आपको बताना है। मर्डेका कप काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों,
तो राइट आंसर लगेगा सी आपका करेक्ट होगा, फुटबॉल से। ठीक है, मर्डेगा कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से, आपका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 109 नंबर बोला गया है इक्वाडोर की राजधानी है, कहाँ पे है बताना है दोस्तों, इक्वाडोर की राजधानी। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया, इक्वाडोर की राजधानी बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा आपका सी करेक्ट होगा, यानी कि क्वीटो। ठीक है, क्वीटो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर क्वीटो है ना। यहाँ पे भी आधा को आया है और यहाँ पे भी आपको आधा को दिख रहा होगा, तो राइट आंसर लगेगा इक्वाडोर क्वीटो, ऑप्शन सी लगाइए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, लास्ट सवाल है दोस्तों 110 नंबर में बोला गया है वीर भूमि समाधि है किसकी बताना है दोस्तों, वीर भूमि जो समाधि वो किसकी समाधि है। दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा, राजीव गांधी की समाधि है। ठीक है, राजीव गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीर भूमि किसकी समाधि है, राजीव गांधी, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। दोस्तों अब कोशिश कर रहे हैं काफ़ी कम समय में जो है आपका सेट जो है क्लियर करवा दें, है ना। तो हम देखते हैं थोड़ा फास्ट खींचने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के बाद आप लोग भी पूरा वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा बेहतरीन जानकारी दे दें। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पिछले मॉक टेस्ट यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में बता दें, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी क्लास खत्म हो गया, आपको PDF जाइए वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।